हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनुपम अग्रवाल, बीटेक आईआईटी कानपुर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया हमें प्रिपरेशन के लिए, गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आ गया है कि जेई मेन और एडवांस को फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है टिल सितंबर। तो इस एक्स्ट्रा टाइम में हम अपनी जो प्रिपरेशन है जेई की उसको कैसे रिवाइज करें, कैसे मॉडिफाई करें, क्या करें इस एक्स्ट्रा टाइम में, क्योंकि हमने अपनी प्रिपरेशन प्लान करी थी फॉर जुलाई एग्जाम कि भाई जुलाई को हो जाएगा एग्जाम, उस हिसाब से हमने प्लानिंग कर रखी थी। नाउ सडनली वी हैव एक्स्ट्रा टाइम, तो अब अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को कैसे रिवाइज करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, क्योंकि कुछ एडवाइसेस हैं, कुछ सजेशंस हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, लेकिन कुछ हैं जो कि स्पेसिफिक टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, उस हिसाब से आने वाले इस टाइम में अपने को कैसे अप्रोच करनी है प्रिपरेशन, वो डिसाइड होगी। तो मैंने 3 कैटेगरीज डिसाइड करी हैं जिनको नाम दिया है सिंपली कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मैंने स्टूडेंट्स को कैसे डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट्स को मान रहा हूँ मैं जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन जुलाई में जो जेई मेन हो रहा था, प्रीवियस जो डेट थी उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी, कि अगर जुलाई में अभी एग्जाम हो तो दे वर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड टू गिव एग्जाम और देयर वाज नथिंग पेंडिंग, उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट थी। ठीक है। कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट्स को मान रहा हूं मैं जिनको ये लग रहा था कि प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट सी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता तो हम अपनी प्रिपरेशन को पूरा कंप्लीट कर लेते। जिनके मन में ये थॉट आ रहा है वो स्टूडेंट्स जो है वो कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 वो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन डेफिनेटली कंप्लीट नहीं हुई थी, काफी कुछ पेंडिंग बचा था। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स को हम मान के चल रहे हैं कैटेगरी 3 में। अब स्टार्ट करते हैं कि कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी 1, 2, 3 के लिए पर्टिकुलरली क्या एडवाइसेस हैं वो बताऊंगा मैं, लेकिन फिर बाद में हम ये भी देखेंगे कि सारी कैटेगरीज अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज या कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए कुछ कॉमन चीजें हैं, कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन है, कुछ कॉमन बातें हैं, वो लास्ट में मैं बताऊंगा विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स को सबसे पहली बात तो ये करनी चाहिए कि इवन दो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, लेकिन होता क्या है कि ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन जो आप 11th से करते आ रहे हो जेई की प्रिपरेशन, हमारे मन में हर सब्जेक्ट में जो भी सारे चैप्टर्स हैं उसमें कुछ प्रेफरेंसेस बन जाती हैं कि कुछ चैप्टर्स हमें अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ हमें थोड़े से कम अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम अपना रिविजन प्लान करते हैं तो यूजुअली जिन चैप्टर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उन चैप्टर्स को हम पहले करते हैं, एंड हम उसको हमेशा डिले करते हैं जिन चैप्टर्स में कम इंटरेस्ट आता है उनको लास्ट में करते हैं, और उसमें टाइम भी थोड़ा सा कम देते हैं, है ना। इस वजह से हल्का सा जो मन में एक डिफरेंस इन प्रिपरेशन, डिफरेंस इन कॉन्फिडेंस आ जाता है कि प्रिपरेशन कंप्लीट तो है, स्टिल ये टॉपिक और ये टॉपिक जिसमें से एक कम आपको पसंद है और एक ज्यादा, तो इसमें कम जो पसंद है उसको आपने कम टाइम दिया होगा थोड़ा सा, एंड यू स्टिल थिंक कहीं ना कहीं मन में कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते ना, उतने बार रिवाइज कर लेते जितने बार इसको किया है, तो इसका भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन इस टॉपिक का भी उतना ही हो जाता। तो उन टॉपिक्स पर ध्यान देने का टाइम अब है। ठीक है, और सबसे कॉमन टॉपिक्स जो इस कैटेगरी में आते हैं कि जिनको हम अवॉइड करते हैं या जिसमें इंटरेस्ट कम आता है, स्टूडेंट्स कम इंटरेस्ट लेते हैं, कम टाइम देते हैं, वो टॉपिक्स मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर दिए हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती हैं, ये सारे जो है ना ये जेई मेन टॉपिक्स हैं विच आर स्पेसिफिक टू जेई मेन, ये जेई एडवांस्ड में नहीं आते, और ये सबसे बड़ा रीजन होता है जिसके कारण स्टूडेंट्स जो है इन टॉपिक्स पे कम ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेई मेन तो क्वालिफाई कर लेंगे एंड आवर फाइनल एम इज टू क्लियर जेई एडवांस्ड, तो इन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ने का या ज़्यादा टाइम देने का कोई यूज़ ही नहीं है। बट आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, इन टॉपिक्स को पढ़ने का यूज़ है अगर इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ के जाओगे, जिसमें ये चीज़ कंफर्म है कि इन सारे टॉपिक्स से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में, तो आपके जेई मेन के स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा। जेई मेन के स्कोर में इंप्रूवमेंट आपके परसेंटाइल में इंप्रूवमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा, और आपकी परसेंटाइल में इंप्रूवमेंट होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा फॉर नेक्स्ट लेवल जेई एडवांस्ड, दैट विल हेल्प यू परफॉर्म बेटर इन जेई एडवांस्ड। तो इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। इवन इफ अभी तक लिया था तो एटलीस्ट अब जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है उसमें आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि नहीं, इन टॉपिक्स को तो मेरे को ढंग से रिवाइज करके उसी लेवल पे लाना है जिस लेवल पे बाकी टॉपिक्स हैं मेरे, है ना। दीज आर स्पेसिफिक टू फिजिक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथ्स में भी आपके कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि आप यूजुअली इग्नोर करते हो।
ठीक है, यू हैव नॉट लेफ्ट देम, आपने छोड़ा नहीं है उन टॉपिक को, आपको आते हैं, बट जनरली उनकी प्रिपरेशन आपने कम करी होती है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। तो इनके अलावा भी कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं, दीज आर जस्ट द मोस्ट कॉमन जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, इन चैप्टर्स को कम टाइम देते हैं। आपने अगर किसी और चैप्टर के साथ यही किया है तो उसको उठाकर अच्छे से रिवाइज करने का टाइम अब है। ओके, फिर है कि आपको एक्चुअली, ठीक है, ये तो हो गया कि उन टॉपिक्स को जिनको जनरली हम थोड़ा सा कम टाइम देते हैं उनकी बात हो गई, पर ओवरऑल सारे टॉपिक्स में हमें क्या करना चाहिए, उनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो बातें याद रखनी होती है, हमें ध्यान रखनी होती है कि एग्जाम के टाइम पे हमें ये याद रहना चाहिए, उन सबको लगातार रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम कुछ वो चैप्टर्स जिनको हमने कम ध्यान दिया उनको तो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, और जो ऑलरेडी अच्छे थे उनको वीक कर लिया क्योंकि उनको रिविजन ही नहीं किया। तो उनका रिविजन करते रहना चाहिए, और उसमें क्या, पूरी थ्योरी एक एक चीज पढ़ने की बजाय आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी, जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम में, उसको मेंटेन करके रखने के लिए या और इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डेली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है एंड गिव एज मेनी फुल टेस्ट एज पॉसिबल। फुल सिलेबस टेस्ट दो जिसमें प्रॉपर 3 घंटे की सिटिंग रखो, है ना, टेस्ट एनवायरनमेंट बनाओ अपने घर पर, अपने रूम को फिक्स करके कि भाई कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा नेक्स्ट 3 आवर्स में, वो करके आपको टेस्ट देने चाहिए टू डेवलप योर एग्जाम टेम्परामेंट। ऑलरेडी है, उसको और इम्प्रूव करना है कि कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो, कितने भी अपने को टफ क्वेश्चंस आए तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि आगे इजी मिलेंगे, अपने को पता होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एग्जाम टेम्परामेंट में आती है, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए रेगुलरली। ठीक है, और जो आपने क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके रखनी है, इनफैक्ट हो सके तो और इम्प्रूव करनी है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं हो पाती है, ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ इम्प्रूवमेंट करते रहने की कोशिश करती रहनी चाहिए हमें, और इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप उसको लगातार प्रैक्टिस करोगे। कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दो ना कुछ दिन, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी स्पीड एकदम कम हो गई है, आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है मिस्टेक ना करने के लिए, और ज़रा सा ध्यान नहीं देते हैं तो केयरलेस मिस्टेक्स होने लगती है। ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो नहीं होने देना है अपने को। अब बात करते हैं हम कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स की। कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स वो जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की स्टेज पे थी, बस कुछ टॉपिक्स या चैप्टर्स छूट रहे थे, जो सोच रहे थे कि अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता तो हम ये भी कवर कर लेते और हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती। तो अब आपको टाइम मिल गया है और अब आपको वो चैप्टर्स कवर करने हैं। तो उन चैप्टर्स को कवर करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको अपनी जो थ्योरी नोट्स हैं उनको रिवाइज करना चाहिए। जो टॉपिक्स आपके छूट रहे थे ना, अगर जुलाई में एग्जाम हो जाता तो उन टॉपिक्स के जो थ्योरी नोट्स हैं उनको सबसे पहले अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। इनफैक्ट आपके जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जो छूट रहे हैं, सभी के लिए आपने जो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस कर रखे हैं और जो थ्योरी नोट्स आपने पढ़ रखे हैं, उन्हीं थ्योरी नोट्स और उन्हीं क्वेश्चंस, मतलब कि शीट के क्वेश्चंस किए आपने, चाहे किसी बुक के क्वेश्चंस किए, जो भी आपने प्रीवियसली अपने प्रिपरेशन के लिए जहां से भी क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लगाना चाहिए और उन्हीं नोट्स को दोबारा रिवाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि आप नए नए सोर्सेज से क्वेश्चंस करो, किसी और किताब से उठा के आप थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो जो आपने ऑलरेडी अपने नोट से पढ़ चुके हो। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक एडवर्स इफेक्ट आता है। इससे होता यह है कि बेनिफिट होने के बजाय एक डिसएडवांटेज होता है कि स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है रिलेटेड टू सम टॉपिक, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जस्ट कंप्लीट होने की स्टेज पे थी। ऐसा नहीं है कि पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है और 3-4 बार रिवीजन हो चुका है और कॉन्सेप्ट्स एकदम इतने ज्यादा क्लियर है कि हम कोई दूसरी बुक से भी पढ़ लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आपके लिए एक्चुअली नए सोर्सेज से वही थ्योरी पढ़ना या डिफरेंट सोर्सेज से खूब सारे क्वेश्चंस करना डिसएडवांटेजेस प्रूव हो सकता है। कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होने के बजाय कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है माइंड में, विच इज वेरी डेंजरस, क्योंकि आपकी इतनी लंबी प्रिपरेशन जो 11th क्लास से चली आ रही है, उस प्रिपरेशन के लास्ट मोमेंट्स पर, ये जो लास्ट ड्यूरेशन है, एकदम लास्ट के दिन है, इनमें हमारे दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं आना चाहिए, स्पेशली उन टॉपिक्स को लेकर जिनके लिए हम सोच के चल रहे थे कि ये तो हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तो हमें हमारे मन में डाउट ना आए, हमारा कॉन्फिडेंस लो ना हो। इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपने जो क्वेश्चंस कर रखे हैं उन्हीं को और अच्छे से रिवाइज करो, उनमें डाउट्स और कम आए इस बात की कोशिश करो।
कि हमारे क्वेश्चन जो है, हमें जो क्वेश्चन है वो बिना हिंट देके हमसे सारे क्वेश्चन हो जाए। आपकी जो थ्योरी है उसको, थ्योरी नोट्स है उनको बार बार पढ़ो, जिससे कि याद रखने वाली चीज़ें याद रहें, बिल्कुल भी एग्जाम वाले दिन प्रेशर सिचुएशन में भी ना भूलें। तो ये करना चाहिए आपको अपने सारे चैप्टर्स के लिए और सारे सब्जेक्ट्स के अक्रॉस। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स हैं जो कि आपके वीक रह गए हैं, जो कि हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो उन टॉपिक्स के लिए अगर कोई आपको स्पेसिफिक कोर्स मिल जाए कि जिसमें पूरा सिलेबस पढ़ाने के बजाय सिर्फ उन टॉपिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आप सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ भी टाइम वेस्ट करे बिना अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करके उनको इम्प्रूव कर सको। तो ये है सजेशंस फॉर कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स। अब कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स की बात करते हैं। कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रह गई थी, ठीक है, इन स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का एक ऑप्शन है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो आप क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स में यूजुअली पूरा सिलेबस कवर होता है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ठीक है मैं ये टॉपिक्स जो हैं सेलेक्ट कर सकते हो। आप सारे टॉपिक्स के बेसिक्स समझ लो और एकदम थॉरली जो पढ़ने वाला काम है वो आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि अब टाइम तो लिमिटेड है और आपकी प्रिपरेशन सपोज मान लो 50% ही हुई है और 50% सिलेबस पूरा पेंडिंग है, तो आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। क्रैश कोर्स में आपने सारे जो चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स सीखे, लेकिन आप फोकस करो ज़्यादा सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से यहाँ पर मतलब है जिनमें अपने को कंफर्म पता हो कि इन चैप्टर्स को पढ़ने से अपने जो फाइनली जो नंबर्स आएंगे ना जेईई मेन और एडवांस में, उसमें खूब सारा आउटपुट मिले। कि टाइम लिमिटेड है अब, लेकिन आउटपुट हमें उसमें से मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करना चाहिए जिनका सबसे ज़्यादा चांस है ज़्यादा वेटेज होने का जेईई मेन और एडवांस्ड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस जब इस वीडियो में हम देखेंगे, ओके। फिर है लास्ट चीज़ कि क्योंकि सिर्फ थ्योरी में ही नहीं, क्वेश्चंस में भी यही प्रॉब्लम है कि टाइम लिमिटेड है और आपकी प्रिपरेशन खूब सारी इनकम्प्लीट है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं शीट भी लगा लूंगा, फिजिक्स में एचसी वर्मा भी लगा लूंगा, इरोडोव भी लगा लूंगा, असाइनमेंट्स भी कर लूंगा और पेपर्स भी दे दूंगा फुल सिलेबस। सब कुछ नहीं करा जा सकता, है ना। तो जब ये प्रॉब्लम होती है कि टाइम कम है और ऑप्शंस खूब सारे हैं करने के लिए, तो हमें वैसे ऑप्शन चूज करने चाहिए जिसको करके मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। एंड फॉर यू दैट वुड बी कि आप जेईई मेन के सबसे पहले तो, क्योंकि जेईई एडवांस उसके बाद में फोकस करना है, पहले जेईई मेन पर फोकस होना चाहिए आपका, कि जेईई मेन के जनवरी 2019, अप्रैल 2019 और जनवरी 2020 ये जो 3 अटेम्प्ट्स हुए हैं अभी तक जो एनटीए ने करवाया है जब से जेईई में, इनमें जनवरी 2019 में 8 पेपर हुए थे, अप्रैल 2019 में 8 पेपर्स हुए थे और जनवरी 2020 में 6 पेपर्स हुए थे। ये 22 पेपर्स हो गए। इनको मिला के ही इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि मान लो आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करते हो तो उस चैप्टर के इन तीनों अटेम्प्ट्स में जितने भी क्वेश्चन आए उस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर के, उन सारे क्वेश्चंस को कर लो, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है क्या वो सफिशिएंट है जेईई मेन के लेवल क्वेश्चंस, जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो दोनों बेनिफिट है, ठीक है, कि हम पहले रैंडम क्वेश्चंस करें फिर जेईई मेन वाले क्वेश्चंस करें। टाइम लिमिटेड है तो आप ये वाले क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चेक भी हो जाएगी आपका प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं अपन चैप्टर वाइज एनालिसिस पर। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, दिस वुड बी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो चैप्टर वाइज एनालिसिस के लिए मैंने क्या किया है कि सारे चैप्टर्स को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया। तो यहाँ पर पहले 2 सेक्शन दिख रहे हैं, मैकेनिक्स पार्ट 1 एंड मैकेनिक्स पार्ट 2। मैकेनिक्स पार्ट 1 में देखो यहाँ पर रेड कलर से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है रोटेशन, रेड कलर से हाईलाइट किया, दिस इज द चैप्टर विथ हाईएस्ट वेटेज यूजुअली इन जेईई मेन एंड एडवांस्ड। इस चैप्टर के क्वेश्चंस का सबसे ज्यादा वेटेज होता है जनरली, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एंड सेकंड नंबर पे ये आता है जो ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रखा है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। दिस इज एन ऑब्वियस चॉइस, ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता होता है जो भी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैकेनिक्स। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो एग्जामिनर अगर रोटेशन का क्वेश्चन देता है और स्टूडेंट अगर उस क्वेश्चन को सही कर लेता है तो उससे ये वेरीफाई हो जाता है कि हाँ उस स्टूडेंट के मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर है, तभी वो ये क्वेश्चन कर पा रहा है। बिकॉज इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने के लिए आपको इन सारे चैप्टर्स के बेसिक्स आने चाहिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे,
है ना। तो ये गलतफहमी नहीं रखनी है अपने को बिल्कुल भी कि अच्छा सर ने बोल दिया कि रोटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ठीक है मैं तो रोटेशन पढ़ के जाऊंगा, इनसे तो वैसे भी कम क्वेश्चंस आते हैं तो मैं ये सारे कर लूंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ रोटेशन पढ़ के जाओ और रोटेशन के सारे क्वेश्चन हो जाएं। वो तभी होंगे जब आपको प्रीवियस सारे चैप्टर्स आएंगे। दीज आर इंटर रिलेटेड। हर एक चैप्टर अपने अगले वाले चैप्टर के लिए प्री रिक्विजिट है। तो यू शुड कीप दिस इन माइंड कि इवन दो इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप इन चैप्टर्स को छोड़ सकते हो। इनके बेसिक्स आएंगे तभी इनके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर मैकेनिक्स पार्ट 2 में, मैकेनिक्स पार्ट 2 में वैसे तो सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी पूछे गए कभी नहीं पूछे गए ऐसा नहीं होता, कंसिस्टेंटली इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, स्पेशली जेईई मेन में ये जब से एनटीए ने एग्जाम करवाया। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन इन दोनों चैप्टर्स से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं, इनसे भी आते हैं बट स्लाइटली मोर फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स, ओके। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द बिगेस्ट सेक्शन इन क्लास 12th। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई एम इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू सर्किट्स इन दिस चैप्टर। एक्सपेरिमेंट्स कोई अलग टॉपिक नहीं रखा है, जितने भी सर्किट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है दे आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों से, ठीक है, एडवांस में भी जेईई मेन में भी। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स के चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है उनका नंबर आता है कि इनके भी क्वेश्चंस पूछे गए अच्छे खासे, लेकिन सबसे ज्यादा इसके फिर इनके। बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस है लेकिन उनके उससे भी कम है। पर इस सेक्शन में भी यही प्रॉब्लम है कि आपको इसके बेसिक्स आएंगे तब जाके ये आगे वाला चैप्टर समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा तो ईएमआई समझ में आएगा, ईएमआई समझ में आएगा तब जाके एसी समझ में आएगा, ऑल्टरनेटिंग करें। तो दीज आर अगेन इंटर रिलेटेड, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो सीधा एक चैप्टर ये पढ़ लूंगा और मेरे को बेसिक्स आते ही नहीं है, कि पोटेंशियल क्या होता है ये पता ही नहीं है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया है। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में इन सारे चैप्टर्स में बाय फार सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का आया है कंसिस्टेंटली, ठीक है, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। दिस कैन हेल्प यू कि हाँ ठीक है इस चैप्टर को प्रिपेयर करा जा सकता है। थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री, आपको कैलोरीमेट्री के बेसिक्स तो पता होने चाहिए, बट ये नहीं पता तो भी आप ये चैप्टर पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूजफुल कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज द ऑब्वियस प्रेफरेंस। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बोथ इन जेईई मेन एंड जेईई एडवांस्ड। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इफ़ यू कैन प्रिपेयर इट कंप्लीटली एंड थॉरली तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। फिर आते हैं जनरल फिजिक्स। इसमें मैंने मैथमेटिकल टूल्स जो कि आपको 11th क्लास में सिखाया जाता है, बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स में जितना काम आता है, और वेक्टर्स जो कि आप फिजिक्स से भी ज्यादा डिटेल में मैथ्स में पढ़ लेते हो। बट ये जो 2 टॉपिक्स हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट एंड एरर्स, इसमें यूजुअली क्या होता है कि ये जो एरर्स वाला चैप्टर है इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होता है। एरर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, मेजरमेंट्स जो होते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेईई मेन में जब से एनटीए एग्जाम करवा रहा है ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का आया है, ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं और इसमें से कम पूछे गए, ठीक है। एडवांस में इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इवन इफ आपको लगता है कि एरर्स वाले क्वेश्चन मैं करता हूं तो गलत होते हैं, तो आपने मन में सोच रखा हो सपोज कि मैं तो एरर वाले क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, तो भी आप ये पोर्शन छोड़ के मत जाओ, इसको प्रिपेयर कर लो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। जेईई मेन टॉपिक्स में ये सारे टॉपिक्स जो हैं दीज आर इंपॉर्टेंट, सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज सिर्फ जेईई मेन में पूछे जाते हैं। बट उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस सेमीकंडक्टर्स में से पूछे जाते हैं एंड द ट्रेंड शोज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो क्वेश्चंस हैं वो सेमीकंडक्टर्स के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है। फिर मॉडर्न फिजिक्स में ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दीज आर नॉट वेरी बिग टॉपिक्स, आपको प्रिपेयर सारे होने चाहिए। इनफैक्ट ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉमन इन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर ऑलरेडी केमिस्ट्री में खूब डिटेल में पढ़ाया जाता है ना, बिफोर फिजिक्स, तो ये आपको आता होगा। बट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस की पार्टिकल
और वेव नेचर दोनों शो करते हैं, रेडिएशन भी और मैटर भी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस चैप्टर से कंसिस्टेंटली ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये तो थी चैप्टर वाइज एनालिसिस, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यू कैन नॉट कंप्लीटली बेस योर प्रिपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज हाईलाइटेड चैप्टर्स, कि मैं तो बस अब अगले 1.5-2 महीने में सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करूंगा और मेरे बढ़िया नंबर आ जाएंगे। जो स्टूडेंट की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, वो स्टूडेंट अगर ऐसा सोच रहा है तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें जो हाईलाइटेड हैं वो प्रिपेयर तभी होंगे जब उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, मतलब उसको समझने के लिए जो चैप्टर रिक्वायर्ड है वो प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, तो सिर्फ इन पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, हो सकता है कि आपका जब एग्जाम हो तो ये हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर ना रहे, जैसे अभी ये था, नेक्स्ट टाइम हो तो ये हाईएस्ट वेटेज इस चैप्टर का ना हो। दैट इज पॉसिबल एक्चुअली, बट ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं होता कि अ चैप्टर इज विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि यहां पर हाईएस्ट वेटेज आया है पिछले कुछ सालों से, उसका क्वेश्चन आना ही बंद हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हो इनको और अच्छे से पॉलिश करने के लिए इन चैप्टर्स को, कि अगर अभी तक इग्नोर किया था तो अब कर लें, तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि हायर चांसेस हैं तो ऑब्वियसली एग्जाम में बेनिफिट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो ये पर्पस है इस चैप्टर वाइज एनालिसिस का। तो आई होप ये जो मेरी एडवाइसेस हैं ये आपको आने वाले जो 1.5-2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करने में हेल्प करेंगी, एंड यू परफॉर्म even better than your expectation in the coming exams. Thank you and best of luck for your preparation.